कांग्रेस पार्टी को इनकम टैक्स के नोटिस पर सियासी घमासान मचा हुआ है। कांग्रेस पार्टी आज नोटिस के खिलाफ देश भर में विरोध प्रदर्शन कर रही है। इनकम टैक्स ने कांग्रेस पर 1800 करोड़ का जुर्माना लगाया है, जिसके बाद कांग्रेस पार्टी इनकम टैक्स के नोटिस के खिलाफ सड़क पर है। इनकम टैक्स के नोटिस को लेकर कांग्रेस केंद्र सरकार पर हमलावर है। 2024 के चुनाव के संदर्भ में कैसे विपक्ष की पार्टियों को निशाना बनाया गया है और खास तौर से कांग्रेस पार्टी को आर्थिक रूप से अपंग करने की खूब प्रयास हो रही है, पर हम डरने वाले नहीं हैं। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि उनके पास सीताराम केसरी के जमाने का नोटिस आया है। आयकर नोटिस पर राहुल गांधी ने सोशल मीडिया एक्स पर अपना पुराना बयान शेयर करते हुए कहा कि लोकतंत्र का चीरहरण करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लेंगे। राहुल ने कहा कि ऐसी कार्रवाई होगी कि दोबारा फिर किसी की हिम्मत नहीं होगी। तो सहारा बिरला डायरी जिसमें मोदी जी का खुद का नाम, उसको नजरअंदाज। जैन डायरी जिसमें अडवाणी जी का खुद का नाम, उसको नजरअंदाज। येडुरप्पा डायरी जिसके अंदर तमाम बीजेपी के नेताओं को पैसे दिए हुए हैं, उसको नजरअंदाज। तो केवल और केवल कांग्रेस पार्टी को तंग करने के लिए, कांग्रेस पार्टी के ऊपर इस बात को उठाने के लिए क्यों ये किया जा रहा है। और इनकम टैक्स नोटिस को लेकर जमकर सियासत हो रही है। बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी देश का कानून नहीं मानने के लिए प्रदर्शन कर रही है, देश में भ्रम फैला रही है। दुर्भाग्य है कि देश की एक राजनीतिक दल मैं कानून नहीं मानूंगा, मैं कानून का पालन नहीं करूंगा, मैं इंस्टीट्यूशन और संविधान का सम्मान नहीं करूंगा, इसके लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, भ्रम फैलाया जा रहा है। दरअसल आपने कानून तोड़ा है। प्रोटेस्ट तो करना ही चाहिए। अन्याय के खिलाफ आवाज़ बुलंद होगा और जो केंद्र की सत्ता में बैठे लोग सत्ता के दम पर जुल्म कर रहे हैं, इसके खिलाफ अब जनता सड़कों पर आवाज़ बुलंद करेगी। ये लड़ाई जनता लड़ेगी। कब तक जुल्म करेंगे सत्ता के हथियारों से? चप्पा चप्पा गूंज रहा है भाजपा हटाओ, मोदी जी हटाओ के नारों से। इधर केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ इंडिया ब्लॉक की कल रैली होगी और इस रैली में सोनिया गांधी और साथ ही राहुल और खड़गे भी शामिल होंगे। 31 मार्च को दिल्ली के रामलीला मैदान में होने वाली रैली में कांग्रेस नेता सोनिया गांधी भी शामिल हो सकती है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ आम आदमी पार्टी सड़क पर उतरी हुई है। आपने इंडिया गठबंधन की रैली बुलाई है। इस रैली में विपक्षी गठबंधन के कई नेता शामिल हो रहे हैं। पूरे देश के अंदर इसका विरोध हो रहा है और इसीलिए 31 तारीख को रामलीला मैदान में इंडिया गठबंधन की तरफ से महारैली आयोजित हो रही है। पूरे देश भर से जो इंडिया गठबंधन के शीर्ष नेता हैं वो भी वहां पहुंच रहे हैं। पूरी दिल्ली वहां पहुंच रही है। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने सोशल मीडिया एक्स पर कांग्रेस नेताओं के रैली में शामिल होने की जानकारी दी है। टीएमसी नेता शशि पांजा ने भी पुष्टि की है कि टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन और सागरिका घोष 31 मार्च को दिल्ली के रामलीला मैदान में इंडिया गठबंधन की रैली में हिस्सा लेंगे। बीजेपी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल अपनी गिरफ्तारी के लिए बीजेपी को दोष न दे, वो अपने कर्मों की वजह से जेल गए हैं। अरविंद केजरीवाल अपनी गिरफ्तारी रोकने हाईकोर्ट के पास गए और प्रूफ देखने के बाद हाईकोर्ट के जज ने कहा कि आदमी अभी तक जेल से बाहर क्यों है, तो इसलिए बीजेपी को कृपया दोष न दे। बीजेपी ने विपक्ष के प्रदर्शन और कल होने वाली महारैली को लेकर तंज कसा है। सारे भ्रष्ट परिवारवादी चोर लोकतंत्र बचाने चले हैं। वो आपने देखा है ना अली बाबा 40 चोर पिक्चर। एक अली बाबा के डर से 40 चोर इकट्ठा हो गए थे, वही हाल हो रहा है। आपने देखा होगा ये लोग वैचारिक रूप से एकमत नहीं है और इसमें इतने अंत विरोध हैं। अभी आपस में कई राज्यों में इनके एडजस्टमेंट सीटों के नहीं हुए हैं। अभी कांग्रेस रायबरेली और अमेठी में किसे लड़ाना है ये नहीं तय कर पा रही है, जो उनकी कहा जाता है कि उनकी परंपरागत सीटें हैं। तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में तो कांग्रेस के लिए कोई संभावना बची नहीं है और पूरी कांग्रेस पलायन कर चुकी है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि ये रैली किसी व्यक्ति को बचाने के लिए नहीं है, बल्कि संविधान को बचाने के लिए हो रही है। इंडिया गठबंधन की रैली है, किसी एक व्यक्ति केंद्रित रैली नहीं है और इसमें सारे पार्टियां शामिल हैं, सारे नेता शामिल हैं और
व्यक्ति को बचाने के लिए नहीं है, संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए, निष्पक्ष चुनाव को बचाने के लिए। हम अपने आप को मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं, पर जिस तरीके से डेमोक्रेसी की हत्या हो रही है रोज, उसके खिलाफ है रैली। मैं इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि आप लोग प्रचार करते रहते हैं। चुने हुए मुख्यमंत्री, मैंने आपको 4 या 5 मुद्दे गिनाए हैं, और एक मुद्दा जो जरूर है, हमें हेमंत सोरेन जी को भूलना नहीं चाहिए। हेमंत सोरेन पहले मुख्यमंत्री थे जिनकी गिरफ्तारी हुई, और उस कब हुई उनकी गिरफ्तारी? जब भारत जोड़ो न्याय यात्रा झारखंड में प्रवेश होने वाली। तो हेमंत सोरेन हैं, केजरीवाल जी हैं, कई मंत्री हैं अलग अलग राज्यों में, दिल्ली में भी कई मंत्री हैं, झारखंड में मंत्री हैं, तमिलनाडु में मंत्री हैं, और कई नेताओं को निशाना बनाया गया है। और दिल्ली के रामलीला मैदान में आम आदमी पार्टी की महारैली को लेकर तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। ये रिपोर्ट देखिए। दिल्ली सरकार के मंत्री गोपाल राय ने रामलीला मैदान का जायजा लिया और कहा कि कल की रैली ऐतिहासिक होगी। दरअसल इंडी गठबंधन कल यहां अपना शक्ति प्रदर्शन करने जा रहा है। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में विपक्ष यहां अपनी आवाज बुलंद करेगा। आम आदमी पार्टी ने इस महारैली को नाम दिया है तानाशाही हटाओ, लोकतंत्र बचाओ। पूरे देश से इंडिया गठबंधन के जो प्रमुख घटक दल हैं, उन सभी पार्टियों के प्रमुख लीडर कल इंडिया गठबंधन की तानाशाही हटाओ, लोकतंत्र बचाओ, ये जो रैली रामलीला मैदान में होने जा रही है, उसमें वो लोग पहुंच रहे हैं। केजरीवाल की रिहाई की मांग को लेकर आम आदमी पार्टी लगातार जन समर्थन जुटाने में लगी है। रैली के लिए दिल्ली के लोगों से भी अपील की गई है कि वो ज्यादा से ज्यादा संख्या में आए। बीजेपी ने कहा है कि रैली से आम आदमी पार्टी के गुनाह छिप नहीं सकते। जितने लोग उसमें शामिल हो रहे हैं, आप उनका जरा एक बार पूरा का पूरा चरित्र देख लीजिए। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, या जो और भी नाम है, ये सब कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार, चोरी के आरोपों में कहीं ना कहीं लिप्त हैं। ईडी दफ्तर में दिल्ली सरकार के मंत्री कैलाश गहलोत से पूछताछ जारी है। बड़ी खबर है, शराब घोटाले में ईडी इस वक्त पूछताछ कर रही है। आबकारी नीति का ड्राफ्ट तैयार करने का आरोप है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल समेत 2 बड़े नेताओं की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली सरकार के एक और मंत्री कैलाश गहलोत पर ईडी का शिकंजा कसने लगा है। कैलाश गहलोत आज ईडी हेडक्वार्टर पहुंचे। दिल्ली सरकार में ट्रांसपोर्ट मंत्री कैलाश गहलोत को शराब घोटाला मामले में पूछताछ के लिए बुलाया है। ईडी सूत्रों के हवाले से जो खबर मिली है, उसके मुताबिक गहलोत पर आबकारी नीति बनाने का आरोप है। ईडी के एक्शन पर आपने फिर सवाल उठाया है। भारतीय जनता पार्टी सब कुछ करेगी जो मुख्य प्रश्न है उससे ध्यान हटाने के लिए। भारतीय जनता पार्टी अभी तक जवाब नहीं दे रही है कि भाजपा ने शरद चंद्र रेड्डी से 60 करोड़ रुपए क्यों लिए। बीजेपी ने दावा किया है कि शराब घोटाले में कैलाश गहलोत अहम कड़ी थे। अब ईडी की पूछताछ में इसका भी खुलासा होगा। कैलाश गहलोत बहुत इंपॉर्टेंट कड़ी हैं इस सारे शराब घोटाले की, क्योंकि जब ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बना GOM, जो अरविंद केजरीवाल जी ने 3 मंत्रियों का ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बनाया जिन्होंने ये पॉलिसी को बनाया, उसमें कैलाश गहलोत एक थे, सत्येंद्र जैन दूसरे थे और मनीष सिसोदिया जी थे। तो एक बात बहुत स्पष्ट है, इस पूछताछ में सब कुछ सामने आ जाएगा। कैलाश गहलोत को ईडी समन पर आम आदमी पार्टी का बयान भी सामने आया है। आतिशी की ओर से कहा गया है कि हम डरने वाले नहीं हैं। तो वहीं गोपाल राय का बयान आया है कि कल इंडिया जवाब देगा। आज कैलाश गहलोत जी को बुलाया है, कल मुझे बुलाएंगे, परसों सौरभ जी को बुलाएंगे, उसके बाद हमारे पंकज गुप्ता जी को बुलाएंगे। एक एक करके आम आदमी पार्टी के हर नेता को समन भी किया जाएगा, चार्जशीट भी किया जाएगा, गिरफ्तार भी किया जाएगा। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी को ये बता दूं कि हम आपकी धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। एजेंसियों का जो दुरुपयोग हो रहा है, उसके खिलाफ कल 10 बजे यहाँ रामलीला मैदान में पूरा इंडिया गठबंधन इकट्ठा हो रहा है। देश भर से जो इंडिया गठबंधन के एलाइज पार्टियां हैं, उनके शीर्ष नेतृत्व रामलीला मैदान में कल आ रहे हैं। कल दिल्ली के लोग उनके साथ मिल करके इस तानाशाही के खिलाफ लोकतंत्र को बचाने के लिए अपनी आवाज बुलंद करेंगे।
और कांग्रेस ने एक बार फिर बीजेपी पर ईडी और सीबीआई के गलत इस्तेमाल का आरोप लगाया है। एयर इंडिया मामले में प्रफुल्ल पटेल के खिलाफ सीबीआई केस बंद किए जाने पर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। पवन खेड़ा ने आरोप लगाया कि बीजेपी के पास ऐसे वॉशिंग पाउडर हैं जिससे सबके दाग धुल जाते हैं। तो कई बार महंगे से महंगा वॉशिंग पाउडर भी उस दाग को नहीं छुड़वा पाता, लेकिन अब मार्केट में एक ऐसी वॉशिंग मशीन आ गई है और एक ऐसा वॉशिंग पाउडर आ गया है। यह है उस वॉशिंग पाउडर का नाम, मोदी वॉशिंग पाउडर। जिद्दी से जिद्दी दाग हो, चाय का दाग हो, सब्जी का दाग हो, किसी भ्रष्टाचार का, रेल घोटाले का, खेल घोटाले का, निर्माण घोटाले का, सिंचाई घोटाले का, कोयले घोटाले का, चिटफंड का, कोई दाग हो, ये मोदी वॉशिंग पाउडर और ये बीजेपी की वॉशिंग मशीन, ये आपके सामने लाना आवश्यक था। देश जानना चाहता था, सब जानना चाहते हैं साहब ये कौन सी वॉशिंग मशीन आ गई मार्केट में, और इसकी कीमत मैं आपको बताता हूं, घबराइएगा मत सुनकर। 8,552 करोड़ की ये वॉशिंग मशीन है। ये और मुख्तार अंसारी की शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई और टीवी9 भारतवर्ष के पास शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत की वजह को हार्ट अटैक बताया गया। मुख्तार का विसरा सुरक्षित रख लिया गया है। तो बड़ी जानकारी टीवी9 के पास, शुरुआती जानकारी है पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुख्तार अंसारी की, और इस रिपोर्ट में मौत की वजह हार्ट अटैक को बताया गया है और इसके साथ ही आगे की जांच के लिए विसरा भी सुरक्षित रख लिया गया है मुख्तार अंसारी का। जितेंद्र हमारे साथ, हमारे संवाददाता जितेंद्र शर्मा जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, क्या जानकारी मिल रही है? शुरुआती रिपोर्ट में ये कहा गया कि हार्ट अटैक से मौत हुई है, क्या तथ्य मिले हैं डॉक्टर्स को रिपोर्ट बनाते समय? जी बिल्कुल, देखिए 5 डॉक्टर्स के पैनल ने बकायदा मुख्तार अंसारी के शव का पोस्टमार्टम किया था। ये शुरुआती रिपोर्ट है, जो विस्तृत रिपोर्ट है उसमें तकरीबन 1 हफ्ते का वक्त लगेगा। इस रिपोर्ट के अंदर साफ तौर पर लिखा हुआ है कि जो मौत हुई है मुख्तार अंसारी की, वो रात तकरीबन 9:50 के करीब बताई जा रही है। इसके अलावा जो वजह बताई जा रही है मौत की, वो हार्ट अटैक। इसमें जो शुरुआती तफ्तीश है, जो शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, उसके आधार पर बताया गया कि हार्ट अटैक से मौत हुई है। लेकिन मुख्तार अंसारी के शव का जो विसरा है वो प्रिजर्व कर लिया गया है, और जो विस्तृत रिपोर्ट है, हालांकि वो 1 हफ्ते बाद आएगी, लेकिन जो विसरा की रिपोर्ट है उसे आने में तकरीबन 1 महीने का वक्त लग सकता है। जी शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। वहीं यूपी के गाजीपुर स्थित कालीबाग कब्रिस्तान में मुख्तार अंसारी को दफन कर दिया गया। इस दौरान करीब 30,000 लोग मुख्तार के जनाजे में पहुंचे। मुख्तार अंसारी को अंतिम विदाई देने के लिए भारी संख्या में लोग पहुंचे। गाजीपुर में अंसारी के पैतृक घर से लेकर जब अंतिम यात्रा निकली तो अंतिम विदाई देने वालों का हुजूम उमड़ पड़ा। लोग एक नजर देखना चाहते थे। इस बीच पूरे जनाजे के रास्ते को लेकर कब्रिस्तान तक सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए थे। मुख्तार अंसारी समाजवादी पार्टी से भी जुड़े थे, इसलिए जनाजे में भारी संख्या में समाजवादी पार्टी के समर्थकों के साथ जिला अध्यक्ष गोपाल यादव और विधायक वीरेंद्र यादव शामिल भी हुए। अंतिम यात्रा के दौरान पुलिस और मुख्तार के परिजनों ने शांति व्यवस्था बनाए रखने की लोगों से अपील की थी। फिर भी गाजीपुर में जिस गली से मुख्तार की अंतिम यात्रा निकल रही थी, वहां कुछ लोगों ने हंगामा किया। हंगामे की स्थिति को पुलिस ने तत्काल कंट्रोल किया और फिर अंतिम यात्रा को दूसरे रास्ते से ले जाया गया। हालात को देखते हुए पुलिस ने ड्रोन से निगरानी की। इस बीच जनाजे की नमाज अता की गई, जिसमें बड़ी संख्या में समर्थक शामिल हुए। कालीबाग कब्रिस्तान में मुख्तार को सुपुर्दे खाक किया गया। सुपुर्दे खाक के साथ ही एक मुख्तार का अंत हो गया। मुख्तार अंसारी का जनाजा भारी बंदोबस्त के बीच कब्रिस्तान के लिए रवाना हुआ, लेकिन समर्थकों को संभालने में पुलिस को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। मुख्तार अंसारी को अंतिम विदाई देने वालों से शांति बनाए रखने की अपील की जाती रही, लेकिन भीड़ रुकने को तैयार नहीं थी। उसे कंट्रोल करने के लिए भारी मशक्कत करनी पड़ी। हालात को संभालने के लिए पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। पुलिस ने काफी संयम से काम लिया ताकि किसी भी तरीके की अशांति न फैले। आपको बता दें कि मुख्तार को सुपुर्दे खाक करने को लेकर गाजीपुर और मऊ समेत आसपास के जिलों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। डीजीपी मुख्यालय ने सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। कानून व्यवस्था को संभालने के लिए 10 आईपीएस रैंक के अधिकारी समेत 25 एसडीएम समेत यूपी पुलिस के 5,000 जवानों ने कमान संभाली। 5,000 होमगार्ड भी तैनात किए गए। बहरहाल परिजनों की मांग पर मुख्तार की मौत के न्यायिक जांच करने के आदेश दिए गए हैं। शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत की वजह हार्ट अटैक बताया गया है।
विसरा सुरक्षित रखा गया है। इस बीच समाजवादी पार्टी के नेता समाजवादी नेता अंबिका चौधरी ने मुख्तार को मसीहा बताया और राजनीति से बचने की सलाह दी। और समाजवादी पार्टी नेता अंबिका चौधरी ने कहा कि स्थानीय लोगों के लिए मुख्तार मसीहा थे। वहीं एसटी हसन ने कहा कि मुख्तार की मौत की जांच होनी चाहिए। आज की तारीख में जो लोग भी इसमें राजनीति की बात कर रहे हैं, इससे घटिया ओछी बात कोई नहीं हो सकती। राजनीति का सवाल नहीं है, एक गरीबों का एक मसीहा इस गली से आज जा रहा है। इनकी डेथ की उनके घर वालों ने बहुत से इल्जाम लगाए और पहले से ही उनके भाई कह रहे थे कि मुख्तार अंसारी साहब का मर्डर हो जाएगा। अब क्या हकीकत है, क्या सही है, क्या गलत है, इसकी एक हाई लेवल इंक्वायरी हो और जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट का सिटिंग जज की निगरानी में होनी चाहिए, रिटायर्ड जज नहीं होना चाहिए। और जो भी दूध का दूध पानी का पानी हो जाए और जो भी बात है सामने आ जाए, मुख्तार अंसारी को का पॉलिटिकल मर्डर हुआ है या नेचुरल डेथ हुई है, उस इंक्वायरी में निकल के आना चाहिए। और यूपी के माफिया कहे जाने वाले मुख्तार अंसारी को लेकर गाजीपुर के लोगों की अलग अलग राय है। जनाजे में पहुंचे लोगों से TV9 भारतवर्ष ने बातचीत की, जिसमें माफिया को उन्होंने मसीहा बताया। आखिरकार मुख्तार अंसारी को सुपुर्दे खाक कर दिया गया। उसके बड़े भाई अफजाल अंसारी लोगों से इस बात की इंतज़ार कर रहे हैं कि कृपया लौट जाइए, उनको सुपुर्दे खाक कर दिया गया है। ये देखिए हाथ में माइक लिए हुए अफजाल अंसारी और अनाउंस कर रहे हैं कि यहाँ से भीड़ अब धीरे धीरे आप लोग ख़त्म कीजिए। जो मिट्टी डालने की प्रक्रिया है वो प्रक्रिया ख़त्म हो गई है और कृपया अब आप लोग अपने अपने घर की तरफ वापस जाइए। और बार बार आपको मैं एक बार उधर से तस्वीर दिखाना चाहूँगा कि ये वो तस्वीर है जिस तस्वीर में लोग आ रहे हैं पढ़ने के लिए। हम आम लोग भी यहाँ पे ऊपर में कुछ है उनसे जानने की कोशिश करते हैं। ये बताइए कि कितनी बड़ी शख्सियत थी मुख्तार अंसारी की? मुख्तार अंसारी बहुत बड़े यहाँ के मसीहा कह लीजिए, रहनुमा कर लीजिए या गरीबों के लिए कुछ भी कह लीजिए। वो बहुत सारे ऐसे काम थे जो नेक काम थे जो उन्होंने किया था यहाँ के लोगों के लिए। मुख्तार अंसारी के चाहने वाले हैं, उन्हीं की आखिरी झलक पाने के लिए आए हुए हैं, लेकिन अब नहीं दिया जा रहा है मिट्टी इन लोग को। शाम को आएंगे फिर नमाज पढ़ने के बाद। और एक बड़ी खबर है, दिल्ली जल बोर्ड घोटाले में चार्जशीट दाखिल हुई है। ईडी ने 8000 पेज की चार्जशीट दाखिल की है और एनबीसीसी के पूर्व ऑफिसर समेत 5 लोग आरोपी बताए गए। इसमें टेंडर के बदले जगदीश अरोड़ा को घूस मिला। ईडी ने रिपोर्ट में इस बात का जिक्र किया है। डीजेबी ने एनकेजी को 38 करोड़ का टेंडर दिया है। 8000 पन्नों की ये पूरी चार्जशीट है। देखिए ईडी की ओर से कई बड़े खुलासे किए गए हैं, कई लोगों के नाम भी सामने आए हैं। एनबीसीसी के पूर्व ऑफिसर समेत 5 लोगों को इसमें आरोपी बताया गया है। तो दिल्ली जल बोर्ड टेंडर मामला क्या है ये जल्दी से आपको बता दें और कौन कौन आरोपी है इस पूरे मामले में। जगदीश अरोड़ा का नाम सामने आ रहा है। इसके बाद अनिल अग्रवाल, तजेंद्र सिंह जो कि सीए बताए जाते हैं, देवेंद्र कुमार का भी नाम शामिल है और बताया जा रहा है कि देवेंद्र कुमार मित्तल पूर्व ऑफिसर हैं एनबीसीसी के। एनकेजी एक कंपनी है, इसमें ही काम करने वाले ये लोग हैं जिनके नाम सामने आ रहे हैं। दिल्ली जल बोर्ड टेंडर घोटाले में चार्जशीट हुई है। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी ने 8000 पेजेस की चार्जशीट फाइल की है। एनकेजी कंपनी एनबीसीसी के पूर्व ऑफिसर समेत 5 आरोपी बनाए गए। एनबीसीसी के अधिकारी के सर्टिफिकेट के आधार पर एनकेजी को टेंडर दिया गया। एनकेजी ने देवेंद्र मित्तल के लिए ट्रैवल टिकट बुक कराया था। एनबीसीसी के रिकॉर्ड में एनकेजी के बारे में जानकारी नहीं है। दिल्ली जल बोर्ड ने एनकेजी को 38 करोड़ का टेंडर दिया और ईडी का आरोप है कि 38 करोड़ में से 6 करोड़ 36 लाख रुपए वापस किए गए। वहीं 56 लाख रुपए तजेंद्र सिंह के जरिए जगदीश अरोड़ा को मिला। 36 करोड़ में से सिर्फ 14 करोड़ रुपए का इस्तेमाल हुआ है। जगदीश कुमार अरोड़ा को कुल 3 करोड़ 19 लाख रुपए दिया गया। 56 लाख एनकेजी से और बाकी इंटीग्रल ग्रुप से मिला था। ये चार्जशीट में जो मुख्य बातें हैं वो हम आपको बता रहे हैं, जिन लोगों के नाम शामिल है, जिन्हें आरोपी बताया गया है। एक और जानकारी है कि अरोड़ा ने ही टेंडर जारी किया और टेंडर के बदले घूस भी ली गई। खबर बिहार से है। कांग्रेस नेता पप्पू यादव पूर्णिया सीट से 2 अप्रैल को लोकसभा चुनाव का नामांकन भरेंगे। इनके इस ऐलान के साथ कांग्रेस और आरजेडी के बीच तनातनी सामने आई।
राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने पूर्णिया की सीट को प्रतिष्ठा का सवाल बना लिया है। 2 अप्रैल को सुबह 10 बजे वो अपना नामांकन करेंगे। पूर्णिया के लोगों से उन्होंने आग्रह किया है कि उन्नत और समृद्ध पूर्णिया बनाने के लिए अपने बेटे पप्पू यादव को नामांकन कार्यक्रम के दौरान पहुंचकर अपना आशीर्वाद दें। जाहिर है इंडी महागठबंधन की सहयोगी पार्टी आरजेडी पहले ही इस सीट से अपना उम्मीदवार घोषित कर चुकी है। बीमा भारती को आरजेडी के टिकट पर यहां से चुनाव लड़वाने का फैसला लिया गया है। आपको बता दें कि 29 मार्च को बिहार महागठबंधन में सीटों के बंटवारे की गणित सामने आई थी। आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट के बीच सीट शेयरिंग पर सहमति बनी थी। बंटवारे में सबसे ज्यादा सीटें लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी के हिस्से आई। हम लोगों के पार्टी का जो गठबंधन हुआ है किसी व्यक्ति के साथ नहीं हुआ, दल के साथ हुआ। तो कांग्रेस से तो हम लोगों का बहुत पहले से अलायंस है और सीट बंटवारा जो है वो तो जनवरी से ही बातचीत हम लोगों की चल रही है। वो तो उसी टाइम से सारी बातें तय हो चुकी थी। इधर बीजेपी ने महागठबंधन के सीट बंटवारे की घोषणा पर कटाक्ष किया और कहा कि पूर्णिया लोकसभा सीट आरजेडी को दिया जाना कांग्रेस नेता पप्पू यादव के लिए बड़ा झटका है। और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हम पार्टी के संरक्षक जीतन राम मांझी ने तेजस्वी यादव के दावे पर तगड़ा जवाब दिया है। मांझी ने कहा कि बिहार में एनडीए सभी 40 सीटें जीतेगी। गया सीट से चुनाव लड़ रहे जीतन राम मांझी ने कहा कि महागठबंधन कितना भी गुड़ा भाग कर ले, उन्हें एक भी सीट नहीं मिलने वाली है। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव जो भी सोच रहे हो, उनकी सोच के विपरीत चौंकाने वाले नतीजे आएंगे। वो बोल रहे हैं, हम भी तो बोल रहे हैं कि गत बार जो हुआ था 39 सीट एनडीए ने जीता था, इस बार 400 के 400 सीट देंगे। तीसरी बार भारत का प्रधानमंत्री बनेंगे, ये तो बात चमत्कारिक होगी ही। हम उनके बात से सहमत हैं, लेकिन वो अपने पक्ष में सोचते हैं, वो नहीं है, वो उनके पक्ष की नहीं, विपरीत बात होगी जो एनडीए के पक्ष में है। कल सीटों का बंटवारा होने के बाद तेजस्वी ने महागठबंधन में किसी भी विवाद की खबरों को खारिज किया था। तेजस्वी ने कहा था कि बिहार में इस बार चौंकाने वाले नतीजे आएंगे। चौंकाने वाले जो परिणाम जो वो सामने आएंगे। मजबूत गठबंधन है, जनता का गठबंधन है और हम लोग मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे। और इस साल के लिए घोषित भारत रत्न अवार्ड से सम्मानित होने वाले 5 में से 4 हस्तियों को आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सम्मानित किया। लाल कृष्ण आडवाणी को कल उनके घर पर देश का सबसे बड़ा सम्मान भारत रत्न दिया जाएगा। देश की दशा और दिशा बदलने में अहम रोल निभाने वाली 5 हस्तियों को मोदी सरकार ने इस साल के लिए भारत रत्न देने का ऐलान फरवरी में किया था। राष्ट्रपति भवन में सबसे पहले देश के 9वें प्रधानमंत्री रहे और आर्थिक सुधारों के जनक माने जाने वाले पीवी नरसिम्हा राव को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। नरसिम्हा राव के लिए उनके बेटे पीवी प्रभाकर राव ने सम्मान लिया। देश के 5वें पीएम रहे चौधरी चरण सिंह को भी इस साल के लिए भारत रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया। किसानों के मसीहा माने जाने वाले चौधरी चरण सिंह को मरणोपरांत ये सम्मान दिया गया। चौधरी चरण सिंह के बेटे जयंत चौधरी ने राष्ट्रपति से सम्मान लिया। देश में हरित क्रांति के जनक कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर MS स्वामीनाथन को मरणोपरांत उनके योगदान के लिए भारत रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया। देश को खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बनाने वाले स्वामीनाथन के लिए उनकी बेटी नित्या राव ने सम्मान स्वीकार किया। बिहार में पिछड़ों और अति पिछड़ों की हक की लड़ाई लड़ने वाले पूर्व सीएम कर्पूरी ठाकुर को भी देश के सबसे बड़े सम्मान से नवाजा गया। 2 बार बिहार के सीएम रहे कर्पूरी ठाकुर के लिए भारत रत्न सम्मान उनके बेटे रामनाथ ठाकुर ने लिया। बिहार के पूर्व सीएम कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न सम्मान मिलने पर उनके बेटे रामनाथ ठाकुर ने पीएम मोदी का आभार जताया है। उन्होंने और क्या कहा है, दिखाते हैं आपको पूरी खबर इस रिपोर्ट। 15 करोड़ बिहार की जनता और 140 करोड़ बिहार सहित जनता जो सदियों से स्पीड ब्रेकर रखा हुआ था, लगा हुआ था, उसको जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ने स्पीड ब्रेकर को तोड़ने का काम किया। जब वो 3 वर्षों की सत्ता में वो काबिल हुए। गरीबों के लिए, उपेक्षितों के लिए, दुखियों के लिए जो काम किया उसको भारत सरकार ने देखा और श्री नरेंद्र मोदी जी ने उन्हें जो सर्वोच्च अवार्ड होता है उसको देने का काम किया। मैं अपनी तरफ से, अपने परिवार की तरफ से और बिहार की जनता की तरफ से, नहीं पूरे हिंदुस्तान की तरफ से
आभार व्यक्त करते हैं, कृतज्ञता ज्ञापित। लोकसभा चुनाव से पहले नक्सलियों ने औरंगाबाद को दहलाने की कोशिश की, लेकिन सुरक्षा बलों ने इस साजिश को नाकाम कर दिया। 60 सेकंड में देखिए ये पूरी खबर। कोबरा 205 के कमांडेंट कैलाश। नक्सलियों ने औरंगाबाद के छकरबंधा के जंगलों में बड़ी साजिश रची थी। पेट्रोलिंग रूट पर जमीन के नीचे आईईडी लगा रखी थी। नक्सली सर्च ऑपरेशन को टारगेट करना चाहते थे, लेकिन सुरक्षा बलों ने नक्सली साजिश को नाकाम कर दिया। जमीन के नीचे लगे 6 प्रेशर आईईडी को डिफ्यूज किया गया। छकरबंधा जंगल में सर्च ऑपरेशन चला रहे सुरक्षा बलों पर नक्सलियों ने हमले की योजना बनाई थी, जिसे विफल कर दिया गया। कोबरा 205 के कमांडेंट के मुताबिक छकराबंधा के जंगलों में नक्सलियों की साजिश का इनपुट मिला था। खबर थी कि नक्सली भारी मात्रा में हथियार, गोला बारूद और विस्फोटक छिपाए हैं, जिसके बाद एक टीम बनाई गई। की ओर से सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के लिए लगाए गए आईडी बम को सर्च ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बलों ने मदनपुर थाना क्षेत्र के छकरबंधा जंगल से जब्त कर डिफ्यूज कर दिया है। कोबरा टीम ने आईडी को डिफ्यूज किया। किसी को नुकसान की खबर नहीं है। पुलिस के मुताबिक लोकसभा चुनाव को लेकर पुलिस पूरी तरह अलर्ट पर है। शहर से लेकर गांव-गांव और जंगली इलाके में अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक नक्सलियों ने इलाके की हर गतिविधियों पर निगाहें हैं। नक्सलियों को पकड़ने के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है। हाल के दिनों में कई नक्सली गिरफ्तार हुए हैं और कई ने सरेंडर किया है। और उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में गांव के लोग गुस्से में हैं। जिस पुल को लेकर गांववासी बड़ी उम्मीदें लगाए हुए थे, उसमें ऐसा क्या हुआ कि वे अचानक गुस्से से उबल पड़े। देखिए 60 सेकंड में ये वीडियो उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के निर्माणाधीन पुल का है, जहां देर रात बड़ा हादसा होने से टल गया। दरअसल गंगा नदी पर बन रहे पुल का एक हिस्सा अचानक ध्वस्त हो गया। पुल के 3 बीम देखते ही देखते गिर गए और आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया। राहत की बात यह है कि इस हादसे में किसी भी तरह की जनहानि नहीं हुई है। हादसे का वीडियो भी सामने आया है। पुल गिरने के बाद यहाँ मलबा नजर आ रहा है, जिसे तेजी से हटाने का काम जारी है। पहले हम आपको इस पुल के बारे में जानकारी देते हैं। बुलंदशहर में पुल के बीम गिरे। बुलंदशहर गंगा नदी पर निर्माणाधीन पुल पर हादसा। निर्माणाधीन पुल के 3 बीम अचानक गिर गए। सेतु निगम विभाग की निगरानी में निर्माण 83 करोड़ की लागत से बन रहा था पुल। विरामपुर तक गंगा नदी पर बनाया जा रहा पुल। ग्रामीणों का आरोप, घटिया निर्माण सामग्री लगाई। गांव के लोगों ने हादसे पर कई सवाल उठाए हैं। ये यहाँ पे जो बीम पड़े हुए थे, वे तीनों नीचे गिर गए। ये करीब रात के टाइम में गिरे, क्योंकि करीब होली से पहले पड़े हुए थे ये। अच्छा। खबर राजस्थान से। कोटा में आखिर क्यों बढ़ रही है आगजनी की घटनाएं, फिर कहां लगी भीषण आग, क्या है पूरा मामला, देखिए रिपोर्ट। धू धू कर जलती आग की ये लपटें बड़े हादसे की गवाही दे रही हैं। ये हादसा राजस्थान के कोटा के कबाड़ गोदाम का है। आग के तांडव की ये तस्वीरें किसी को भी डरा सकती हैं। ये आग उस समय लगी जब अधिकतर लोग सो रहे होते हैं। बताया जा रहा है कि सुबह 4:50 पर अचानक आग ने विकराल रूप ले लिया। आग इतनी भयानक थी कि उसे बुझाने के लिए दमकल की 10 से ज्यादा गाड़ियों की मदद लेनी पड़ी। 4 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। देखते ही देखते आग अपना विस्तार करती गई। दूर से देखने पर ऐसा लग रहा था मानो एक पूरा इलाका आग के घेरे में आ गया हो। एक तरफ दमकल की गाड़ियां आग को काबू करने में लगी हुई थी, तो वहीं दूसरी ओर आग बुझाने के बाद उठते धुएं के गुबार ने घटनास्थल को अपने आगोश में ले लिया। एक और जहां धुएं में कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, वहीं ये धुआं बता रहा था कि हादसे में लाखों रुपए का माल स्वाहा हो चुका है। लेकिन राहत की बात यह थी कि किसी के हताहत होने की कोई खबर सामने नहीं आई। आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा पर कानून का शिकंजा कसता जा रहा है। 27 मार्च को ट्रायल कोर्ट में तौकीर को सरेंडर करना था, लेकिन वो अब तक फरार है। आईएमसी अध्यक्ष तौकीर रजा दिल्ली के एक निजी अस्पताल में भर्ती है। बताया जा रहा है कि बीमारी के नाम पर गिरफ्तारी से बचने की कोशिश कर रहा है। पुलिस के मुताबिक तौकीर 2010 के दंगों का मास्टरमाइंड है। इस मामले में तौकीर रजा को पुलिस को 1 अप्रैल को बरेली से ट्रायल कोर्ट में गिरफ्तार कर पेश करना है। इससे पहले तौकीर के अधिवक्ता आशीष सिंह ने उनकी बीमारी का हवाला देते हुए जज की अदालत में अर्जी लगाई थी, लेकिन कोर्ट ने अर्जी लेने से इनकार कर दिया। दरअसल तौकीर रजा के खिलाफ 2 बार गैर जमानती वारंट जारी हो चुका है। बावजूद इसके पुलिस तौकीर को गिरफ्तार नहीं कर सकी, जिसके बाद तौकीर रजा ने हाई कोर्ट का सहारा लिया। हाई कोर्ट ने तौकीर रजा को 27 मार्च को ट्रायल कोर्ट में सरेंडर करने का आदेश दिया, लेकिन वो गैर हाजिर रहा।
बताया जा रहा है कि मौलाना तौकीर रजा को पुलिस का भरपूर संरक्षण मिला है, जिसकी वजह से पुलिस मौलाना तौकीर रजा को गिरफ्तार नहीं कर पाई। गिरफ्तारी से बचने के लिए मौलाना तौकीर रजा ने अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। और उत्तर प्रदेश के दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर गाजियाबाद में एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। इस हादसे में एक छात्र और कार चालक की मौत हो गई। देखिए 60 सेकंड में पूरी रिपोर्ट। हादसे के शिकार कार में सवार 11 छात्र दिल्ली के जामिया परीक्षा देने जा रहे थे, लेकिन रास्ते में दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर गाजियाबाद के क्रॉसिंग रिपब्लिक के पास कार रास्ते में खड़ी एक ट्रक में जा घुसी। इस हादसे में कार के ड्राइवर और एक 10 साल के छात्र की मौत हो गई, जबकि 9 छात्र बुरी तरह घायल हैं। घायल छात्रों को 3 अलग अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया है, जिनमें से 3 की हालत गंभीर बनी हुई है। घायल सभी बच्चे एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए अमरोहा से दिल्ली जा रहे थे। ट्रक से टकराई कार की हालत देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि हादसा कितना भयावह था। हादसे में जान गंवाने वाले ड्राइवर का नाम आशिक अली है, जिसकी मौत मौके पर ही हो गई। हादसे की खबर मिलते ही छात्रों के परिजन अस्पताल पहुंचे। तो उसमें क्या बोलते हैं, हम 11 बच्चे थे, जिसमें कि ड्राइवर क्या करना होगा ड्राइवर तो हाँ, और 2 बच्चे सीरियस ज्यादा हैं और 4 बच्चे अभी यहाँ पे एडमिट हैं। एक हमारा लड़का हमारा सुधार, तो वो भी एडमिट है यहाँ पे आईसीयू में। हादसा कैसे हुआ, इसकी जांच पुलिस की टीम कर रही है। घटना की वजह का अभी पता नहीं चल पाया है कि एग्जैक्टली डंपर रुकी थी या क्या हुआ था, बट वो पीछे से जाके भिड़ी है। इसमें सभी लोग घायल हैं, एक ड्राइवर और एक बच्चे की डेथ हुई है। और बिहार में साधु ने पीट कर एक युवक की सरेआम हत्या कर दी है। वानियत की इस घटना से हर कोई हैरान। मोतिहारी पुलिस ने जिस साधु को पकड़ा है उसकी करतूत सुनकर आप चौंक जाएंगे। इस साधु का घिनौना चेहरा सामने आया है। इससे भी शर्मनाक ये कि ये मौत का तमाशा बन गया। लोग देखते रहे और ये सनकी साधु युवक को लाठी से पीटता रहा। इस साधु ने युवक को तब तक पीटा जब तक कि उसकी जान नहीं निकल गई। हैरानी तो इस बात की है कि युवक रहम की भीख मांगता रहा, लेकिन साधु को तरस नहीं आया और लोग भी माटी की मूरत बनकर देखते रहे। मोतिहारी के इन लोगों की आंखों का पानी मर गया है। हैरानी तो ये है कि वारदात मुफस्सिल और नगर थाना के पीछे होती रही, लेकिन पुलिस को भनक तक नहीं लगी। नरसिंह बाबा मठ के पास एक युवक की हत्या हो गई। कि मकई पर पटाहा जैसे पिटाता है बांस से, वैसे वो मार रहा है किसी बच्चा को। बाप रे बाप, बचाओ बचाओ। युवक तुर्कौलिया का रहने वाला था। पिटाई के बाद उसे सदर अस्पताल ले जाया गया, लेकिन जान नहीं बच सकी। बताया जा रहा है कि साधु का नाम प्रभाकर पांडे है, जो पहले फौज में काम करता था। पत्नी से विवाद के बाद ये नौकरी छोड़कर साधु बन गया। ये नरसिंह बाबा का नाती बताया जाता है। बताया जा रहा है कि मामूली बात पर साधु गुस्से में आया और उसने इसकी हत्या कर दी। उत्तराखंड, हिमाचल हो या जम्मू कश्मीर, पहाड़ के कई इलाकों में एक बार फिर से मौसम ने करवट बदल ली है। देखिए रिपोर्ट। पहाड़ी इलाकों में इन दिनों जमकर बर्फबारी हो रही है, चाहे फिर वो कश्मीर के पहाड़ हो, हिमाचल के पहाड़ हो या फिर उत्तराखंड के पहाड़। गंगोत्री धाम की ऊंची चोटियों पर बर्फबारी हो रही है। उत्तरकाशी जिले में तेज हवाओं के साथ बारिश के बाद बर्फबारी ने मौसम में बदलाव ला दिया है। निचले इलाकों में भी ठंड बढ़ गई है। सड़क, घर सब बर्फ से ढक गए हैं। इसी बीच बर्फबारी का एक और ताजा वीडियो सामने आया है। ये वीडियो हिमाचल के कुल्लू का है। कुल्लू में बर्फबारी से पूरा इलाका और निखर आया है। ऐसा लग रहा है कि जैसे पूरे इलाके में बर्फ उगाई हो। हिमाचल के कई इलाके कुदरत के रंग में रंग गए हैं। हिमाचल में हुई बर्फबारी के बाद कश्मीर के गुरेज की वादियों में सफेद चादर की चमक चारों तरफ दिखाई दे रही है। झमाझम बर्फबारी का मनमोहक दृश्य लोगों को देखने को मिल रहा है। एक और मार्च महीने में लगातार होती बर्फबारी लुभा रही है, तो वहीं दूसरी ओर सड़क पर जमी बर्फ की मोटी चादर को हटाने का काम जारी है। यमन में हजारों लोग सड़क पर इकट्ठा हैं और नारेबाजी कर रहे हैं। आखिर क्यों, देखिए इस रिपोर्ट में। तस्वीरें यमन में इजरायल विरोध प्रदर्शन की हैं। यमन के लाखों लोगों ने गाजा युद्ध के खिलाफ नाराजगी जताई। सड़कों पर उतरी यमन की आवाम ने इजरायल के खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी की। लाखों लोगों की भीड़ ने हमास के लिए हमदर्दी जताई और हमास के लड़ाकों को फिलिस्तीन के लिए लड़ने वाला बताया। यमन के इन प्रदर्शनकारियों ने इजरायल के खिलाफ जंग में उतरने की मांग की और कहा कि अब इजरायल को माकूल जवाब देने का वक्त आ गया है। इजरायल विरोधी प्रदर्शन में लोगों में खासा आक्रोश दिखाई दिया। गाजा युद्ध में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि भी अर्पित की गई।
गाजा समर्थित हमास संगठन ने अचानक दक्षिण इजराइल में हमला बोल दिया था, जिसके बाद जंग शुरू हो गई और ये जंग अब भी जारी है, जिसके विरोध में दुनिया भर में लगातार प्रदर्शनों का दौर जारी है। और एक बड़ी खबर आ रही है, मुख्तार अंसारी के घर के पास हुड़दंग करने वालों पर गाजीपुर के एसपी ओमवीर सिंह का बयान आया है। हुड़दंग हंगामा करने वालों पर कार्रवाई करेंगे, वीडियो के जरिए पहचान की जाएगी। तो जो लोग हंगामा कर रहे थे उन पर कार्रवाई होगी। अब पुलिस इस बात की पहचान कर रही है, वीडियो के जरिए पहचान की जाएगी। शांति व्यवस्था बनाकर रखें और जिन लोगों ने हुड़दंग करने का प्रयास किया है सभी की वीडियोग्राफी हुई है। ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाएगा जिनके द्वारा आचार संहिता का उल्लंघन करके किसी तरह की नारेबाजी की गई है, उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। बाकी सब शांतिपूर्ण हो गया है।